हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जिसका नाम है हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। देखो, पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या किए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किए 3 क्लासेस में, जिसमें हमने 600 वन लाइनर्स यानी आपके टोटल 600 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, पहला चैप्टर हमने उठाया एनाटॉमी फिजियोलॉजी, दूसरा चैप्टर उठाया हमने बायोकेमिस्ट्री और तीसरा उठाया माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, देखो कई सारी चीज़ें नई थी और कई सारी चीज़ें बिल्कुल से रिकॉल हो गई। ठीक है, आपने मान लो साल भर पहले 2 साल पहले जो भी DMLT में पढ़ा था, BMLT में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें परीक्षा से पहले रिकॉल हो जानी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये तो आप भी मानते होंगे कि परीक्षा से 3 से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पढ़ाई नहीं होती, रिवीजन चल रहा है। तो आपने जो पढ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें नई भी मिल जाएंगी, तो बहुत सारे बच्चों को एज इट इज़ रिकॉल हो जाएगा, परीक्षा में हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंक बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी ओवरव्यू पता होगा तो A to Z आपके सारे चैप्टर के रिविजन्स बिल्कुल स्मूथली चलेंगे। ठीक है, बाकी जो बच्चे बिल्कुल लग रहा होगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, साथ के साथ बने रहो और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप करके देख लेना, इससे आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे लगने लगेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक। देखो 4 या 5 सेट में इसको हम कंप्लीट करेंगे, मिक्स करके कंप्लीट करेंगे। जैसे हम 25 से 30 वन लाइनर्स हमने हीमेटोलॉजी के करेंगे, फिर अगले 25 से 30 ब्लड बैंक के करेंगे, फिर 25 से 30 हीमेटोलॉजी करेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे जिससे हमारा रिदम बना रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हीमेटोलॉजी से। तो पहला आपका वन लाइनर है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड कार्ड। ठीक है, आपने ब्लड देखा होगा, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड का लिक्विड पोर्शन क्या कहलाता है सर, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, तो ब्लड का लिक्विड पोर्शन क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा का मेजर प्रोटीन कौन सा है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में। मेजर प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा सर एल्ब्यूमिन होता है, बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो ब्लड का लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा कहलाया, प्लाज्मा का मेजर प्रोटीन एल्ब्यूमिन कहलाया। अगला क्वेश्चन आरबीसी का लाइफ स्पैन, हर एक बच्चे को पता होगा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज की होती है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, ठीक है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन साइट बताओ, या इसको हम क्वेश्चन का नाम चेंज करके बोले तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रगाह किसको बोलते हैं, किस अंग को बोलते हैं सर, स्प्लीन को बोलते हैं। ठीक है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान या कब्रगाह हम स्प्लीन को बोलते हैं, क्योंकि जो आरबीसी डेड हो जाती हैं उनका डिस्ट्रक्शन स्प्लीन के अंदर होता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है सर 13 से लेकर 18 ग्राम पर DL, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू जो फीमेल में होती है वो होती है 12 से 16 ग्राम पर DL। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस याद रखना, 13 से 18 मेल में स्लाइटली ज़्यादा होता है नॉर्मल रेंज और फीमेल में स्लाइटली कम होता है। ठीक है, तो 12 से 16 ये नॉर्मल रेंज होती है फीमेल की। WBC का टोटल काउंट, नॉर्मल काउंट अगर हम बात करें, नॉर्मल टोटल WBC काउंट होता है 4000 से लेके 11000 पर मिलीमीटर क्यूब, इतना आपको याद होना चाहिए। WBC का टोटल काउंट कितना, 4000 से लेके 11000 पर mm क्यूब। न्यूट्रोफिल का परसेंट कितना होता है, परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज होता है 42 लेके 75। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज 40 से लेके 75% तक का होता है। अब न्यूट्रोफिल का परसेंटेज क्या हुआ सर, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो भी बच्चे लैब में काम कर रहे होंगे उन्होंने CBC मशीनों के बारे में सुना होगा, 3 पार्ट्स 5 पार्ट्स ऐसे कुछ CBC मशीनें आती हैं। तो जो 5 पार्ट्स मशीनें होती हैं उनमें और 3 पार्ट मशीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये 5 पार्ट्स जो हैं, ये 5 आपके जो WBC हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो WBCs हैं, टोटल DLC, ये DLC बताती हैं। ठीक है, यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी न्यूट्रोफिल्स को भी बताएंगे, लिम्फोसाइट्स को भी बताएंगे, इओसिनोफिल्स को बताएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है 5 पार्ट मशीनों में। तो इसमें अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स का टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो 40 टू लेके 75% होना चाहिए। लिम्फोसाइट 20 से लेके 40% तक का होना चाहिए। इओसिनोफिल 1 से लेके 6% तक का होना चाहिए, और बैसोफिल 0 से लेके 1% होना चाहिए। मोनोसाइट 2 से लेके 10% होना चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज भी आपको याद करके रखनी है, जो आपके 5 DLC हैं। ठीक है, जो आपके 5 DLC हैं, बिल्कुल आपके उनके नॉर्मल रेंज याद होने चाहिए। ठीक है, प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट कितना होता है सर, 1.5 से लेके 4.5 लाख पर mm क्यूब, यानी प्लेटलेट जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर mm क्यूब होता है नॉर्मल रेंज में। ठीक है,
इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ बनता है? साइट ऑफ इरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो किडनी में बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ बनता है सर? किडनी के अंदर बनता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? अगेन सबको पता होगा, बोन मैरो के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। हीमोग्लोबिन का आयरन कौन से फॉर्म में रहता है? ठीक है, फॉर्म ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन किस फॉर्म में स्टोर रहता है सर? फेरस फॉर्म में स्टोर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, अब सबको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन का फॉर्म होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में रहता है? तो Fe+2 या फेरस फॉर्म में रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर बात है। हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है सर हीम। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है सर? हीम होता है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं एग्जाम में सारे क्वेश्चन ही कठिन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर लेवल इजी है। एक बात बताओ, आपके 100 क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन ही सारे ही हाई लेवल के आ गए तो ऐसा क्या आपका कट ऑफ की फिर 50, 55, 60 ऐसा क्यों जाता है? ठीक है, ऐसी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन इस कठिन ही आते हैं। एम्स का एग्जाम है मानता हूँ, लेकिन 50 से 60 इजी आते हैं। अब 2-3 दिन में जो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, उनका 50 से 60 नंबर अगर बन जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है? अच्छी बात है। ठीक है, अच्छे से साथ साथ पढ़ते रहो। ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सारे बच्चे ना इजी क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। अभी थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर करके दे दो तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन रहेगा बहुत इजी। ठीक है, अब जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल से समझो, यहाँ पर आपसे दे दिया गया प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट। ठीक है, अब यहाँ तो रेंज आपको दी रहेगी, अभी चुपके से यहाँ पर mm³ हटाकर कुछ और वैल्यू दे दी गई। ठीक है, लाख को हटाकर कुछ और वैल्यू दे दी गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ग्रुप का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो हीम होता है। ठीक है, परनीसियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? एनीमिया भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी अपने हीमेटोलॉजी के अंदर एनीमिया बिल्कुल सबको आनी चाहिए। ठीक है, तो परनीसियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं सर? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनीसियस एनीमिया होता है। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है? मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी से होता है। अब इतना भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 और मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी कैसे होते हैं? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होते हैं। आरबीसी इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी कैसे होते हैं? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया किससे रिलेटेड है? हीमोफीलिया किससे रिलेटेड है? क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी से। ठीक है, हीमोफीलिया इज रिलेटेड टू क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। जो हीमोफीलिया होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी है। हीमोफीलिया से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और सुनो। हीमोफीलिया को हम बोलते हैं सर रॉयल डिजीज। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, उनके अंदर ये हीमोफीलिया डिजीज था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्लियर बात है? ये सारी चीज़ें ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी आपने सुना होगा। तो हीमोफीलिया ए किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद करके चलना है, ए किसकी कमी से 8 और बी किसकी कमी से 9। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। ठीक है, पीटी टेस्ट किस पाथवे को चेक करता है? पीटी टेस्ट चेक विद पाथवे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो मेरी बात। दोनों एपीटीटी और पीटी, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट पाथवे को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पीटी टेस्ट जो होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को चेक करता है और एपीटीटी टेस्ट जो इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करता है। ठीक है, अब देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अगर नहीं पढ़े रहोगे तो ये एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे 100%। मान लो एपीटीटी क्वेश्चन दे दिया गया और ऑप्शन में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों दे दिया गया। ठीक है, अब वहाँ पर आपको रिकॉल नहीं होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि क्या था, एक्सट्रिंसिक था, इंट्रिंसिक था। तो इस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम से पहले अच्छे से अगर आप रिवीजन करके एक बार जा रहे हो तो आपको बिल्कुल वो आपकी मेमोरी याद रहती है। ठीक है,
तो पीटी टेस्ट जो होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करता है और एपीटीटी टेस्ट इंट्रिंसिक पाथवे को फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन ब्लड बैंक के, फिर वापस से हेमेटोलॉजी पे आ जाएंगे, बिल्कुल मिक्स करके चलेंगे, ठीक है, अच्छे से। ब्लड बैंक के देखते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, कार्ल लैंड स्टीनर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो अपना एबीओ सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप होता है और किसको किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था। ये सारी चीज़ें ध्यान रख लेना, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, हमको पता है कि बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये क्या लैक करता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसकी डेफिशिएंसी होती है, तो कैपिटल एच एंटीजन। स्मॉल एच भी ऑप्शन में रहता है, तो छोटी छोटी चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल एच एंटीजन बॉम्बे ब्लड ग्रुप लैक करता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर सबको पता होगा, ओ निगेटिव होता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट सबको पता होगा, ए बी पॉजिटिव होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आरएच फैक्टर किसने डिस्कवर किया था, किसमें डिस्कवर किया गया था। जो आरएच नाम आया है, आरएच आपने सुना होगा, जो हम पॉजिटिव और निगेटिव देते हैं, तो ये आरएच पॉजिटिव, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है थे, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया और उसका आरएच क्या हुआ, एबीओ आरएच, ठीक है। आरएच उसका पॉजिटिव निगेटिव हुआ। तो आरएच जो फैक्टर है, ये आरएच नाम है, ये कहाँ से आया, तो ये रीसस नाम का एक बंदर भाई साहब थे, रीसस मंकी, उनमें से आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो रीसस मंकी से आरएच फैक्टर नाम पड़ा, ठीक है। ये आरएच और ये आरएच बिल्कुल सेम, ठीक। मोस्ट इम्यूनोजेनिक ब्लड ग्रुप एंटीजन, मोस्ट इम्यूनोजेनिक ब्लड ग्रुप एंटीजन कौन सा होता है सर, तो डी एंटीजन होता है, यानी आरएच एंटीजन होता है, ठीक है। मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटीजन जो होता है वो डी एंटीजन या आरएच एंटीजन, ठीक है। कूम टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कूम टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ऑप्शन में एंटीजन भी दिया रहेगा, एंटीबॉडीज भी दिया रहेगा, तो आपको बिल्कुल सेलेक्ट करके चलना है सर। डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के लिए हम कूम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज अटैच टू आरबीसी। डीसीटी और आईसीटी दोनों में डिफरेंस आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट कॉम टेस्ट जो होता है, एंटीबॉडी अटैच टू आरबीसी, इनको डिटेक्ट करता है, और आईसीटी इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज इन सीरम। तो सीरम के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी हो तो इन आईसीटी लगाते हैं, और आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी, जो आरबीसी पे अटैच एंटीबॉडी का पता करना हो तो हम डीसीटी डायरेक्ट कॉम टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। मेजर क्रॉस मैच क्या चेक करते हैं, मेजर क्रॉस मैच में हम डोनर आरबीसी और रेसिपिएंट का प्लाज्मा चेक करते हैं, ठीक है। रेसिपिएंट का सीरम, प्लाज्मा बोल दिया, सीरम चेक करते हैं। अब देखो कैसे याद रखोगे, मेजर यानी बड़ा। अब मेजर में क्या होता है, आरबीसी, देखो सीरम और आरबीसी में आपको पता है आरबीसी बड़ा होता है, ठीक है। सब आरबीसी सबके जबान पे नाम होता है, और जो डोनर होता है वो डॉक्टर होता है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, तो आरबीसी जो है वो बड़ा है, वो डॉक्टर है, वो डोनर है। तो मेजर में डोनर आरबीसी होता है और रेसिपिएंट सीरम। माइनर में क्या होता है, सीरम डोनर हो जाता है और रेसिपिएंट आरबीसी हो जाता है, ठीक है। सेल्फ लाइफ ऑफ सीपीडीए ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सीपीडीए का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सीपीडीए का फुल फॉर्म बताओ, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। तो सीपीडीए में ब्लड की सेल्फ लाइफ कितनी होती है सर, 35 डेज की होती है। सेल्फ लाइफ ऑफ होल ब्लड इन एसीडी सॉल्यूशन के अंदर सेल्फ लाइफ कितनी होती है होल ब्लड की, तो 21 डेज की होती है। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ब्लड को हम कितने डिग्री पर स्टोर करते हैं सर, 2 से लेकर 6 डिग्री तक स्टोर करते हैं। टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होल ब्लड का, प्लेटलेट का, सारी का टेम्परेचर आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लड 2 से 6 डिग्री पर रखते हैं। स्टोरेज और प्लेटलेट की स्टोरेज हम रखते हैं ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर 20 से 24 डिग्री पर रखते हैं, एजिटेट कराते हुए रखते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी जिसको हम बोलते हैं, तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या रिच होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट रिच इन, तो क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8 और फिब्रिनोजेन रिच होता है, ठीक है। कॉमनेस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है पहले तो ये समझो, ठीक है। तो मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, आप उसमें गलती से बी ब्लड ग्रुप चढ़ गया, तो उसमें क्या आएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दिखने चालू होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, वो होता है फेब्राइल रिएक्शन, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉमनेस्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है फेब्राइल रिएक्शन।
मोस्ट सीरियस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कुछ सीरियस कंडीशंस भी बन जाती हैं कभी कभी, तो सीरियस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है हीमोलिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो सीरियस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है हीमोलिटिक। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स इंक्लूड, ठीक है, जो ब्लड डोनेट करने आएगा उसकी हमें क्या क्या स्क्रीनिंग करनी चाहिए, HIV, HBsAg, HCV, VDRL और मलेरिया, इतनी स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड से फैलने वाले डिजीज़ हैं सारे, इन्हीं को बोलते हैं वायरल मार्कर, मलेरिया को छोड़कर, ठीक है। तो HIV होता है ह्यूमन इम्यूनोवायरस के लिए, HBS होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी के लिए, HCV होता है हेपेटाइटिस सी के लिए, और VDRL किसके लिए होता है सर, सिफिलिस के लिए होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। विंडो पीरियड फॉर HIV का विंडो पीरियड क्या होता है सर, 3 से लेकर 12 हफ्तों तक का होता है। कंपोनेंट थेरेपी एडवांटेज, कंपोनेंट थेरेपी का क्या एडवांटेज है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, लेस वॉल्यूम, ओवरलोड, ठीक है। एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट थेरेपी, तो कंपोनेंट थेरेपी का एडवांटेज होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और लेस ओवरलोड, ठीक है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन डेफिनेशन, ठीक है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसा ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का, किसको हम बोलेंगे सर, मैसिव ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो मोर देन 10 यूनिट्स इन 24 आवर, अगर 24 घंटे में 10 यूनिट से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दी जाए किसी पेशेंट्स को, तो उसको बोलते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब होता है, ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है पेशेंट्स ऑन ब्लड, ठीक है। क्या मतलब हुआ सर, पेशेंट का ऑन ब्लड, जैसे किसी की सर्जरी होने वाली है, ठीक है, उसका HB ठीक ठाक है, ठीक। अब डॉक्टर को डर है कि सर्जरी के बाद हो सकता है इसमें ब्लड देने की जरूरत पड़े, तो उस पेशेंट ने क्या किया, अपना ही ब्लड निकाल के उसको अपने स्टोर कर लिया, ठीक है, ब्लड बैंक के अंदर। अब उस पेशेंट की जब भी सर्जरी होनी रहेगी वो अपना ही ब्लड बिल्कुल लगा लेगा, बिल्कुल सेफ तरीका है। अब इसमें ना कि किसी जांच की ज़रूरत है, मतलब जांच मतलब आपके ये वायरल मार्कर वगैरह का कोई डर नहीं है, किसी और से ब्लड आने का, तो हीमोलिटिक रिएक्शंस, आपके ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने का डर नहीं है। तो ये ऑटोलॉगस जो होता है बहुत अच्छा सेफ होता है, ठीक है। फर्स्ट एंटीकोगुलेंट यूज इन ब्लड बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला एंटीकोगुलेंट जो ब्लड बैंक के अंदर यूज़ किया गया था वो कौन सा था, तो वो था एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ACD जिसको हम बोलते हैं, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ये पहला एंटीकोगुलेंट था जो ब्लड बैंक के अंदर इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे वापस से हम हीमेटोलॉजी पे चलते हैं। हीमेटोलॉजी पे पहला ESR का फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म ऑफ ESR, तो इसका होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। ESR मेजरमेंट का मेथड क्या होता है, वेस्टर्न ग्रेन मेथड हम वाइडली यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसको हम बोलते हैं विंट्रोप, ठीक है, विंट्रोप। अब वेस्टर्न गन और विंट्रोप में कई बार पूछा जाता है कि ओपन क्लोन होता है, क्लोज क्लोन होता है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है विंट्रोप, जैसे लिखा हुआ है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये क्लोज जैसा दिख रहा है, विंट्रोप यानी क्लोज, ठीक है। तो विंट्रोप जो होता है वो क्लोज होता है, और वेस्टर्न गेन वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कंट्री यानी ओपन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। नॉर्मल ESR का रेंज आपको पता होना चाहिए, मेल में कितना 0 से लेके 15 पर mm पर आवर होना चाहिए नॉर्मल रेंज, और फीमेल के अंदर होना चाहिए 0 से 20 mm पर आवर, ठीक है। ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। रेटिकुलोसाइट स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रेटिकुलोसाइट स्टेन सुप्रावाइटल स्टेन होता है, जो कि न्यू मिथाइलिन ब्लू इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो 0.5 से लेके 1.5% तक का होता है। हेंज बॉडी कहाँ देखने को मिलते हैं, G6PD डेफिशिएंसी में हेंज बॉडी देखने को मिलते हैं। हॉवेल जॉली बॉडी कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये जो बॉडीज़ हैं ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हेंज बॉडी कहाँ, G6PD डेफिशिएंसी में देखने को मिलेगा, और हॉवेल जॉली बॉडीज़ आपको स्प्लेंक्टोटॉमी में देखने को मिलेगा। यानी हमने क्या किया, स्प्लेंक्टोमी को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन, जो स्प्लीन था RBC का कबरगाह था, इस स्प्लीन को हमने सर्जरी करके निकाल दी किसी कारणवश, ठीक है। तो उस पेशेंट्स में हॉवेल जॉली बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, यानी स्प्लेंक्टोमी यानी स्प्लीन को निकालने के बाद हॉवेल जॉली बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ जाएं, तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स किसके अंदर दिखाई देती हैं, तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग किसके अंदर दिखाई देती हैं, लेड पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग आपको लेड पॉइजनिंग के अंदर देखने को मिलेगी। रोलेक्स फॉर्मेशन, ध्यान से सुनो, रोलेक्स फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, तो रोलेक्स जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, मल्टीपल माइलोमा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन सीन इन
रोलक्स फॉर्मेशन क्या होता है? देखो जब आरबीसी होती है कई बार ऐसे सिक्के जैसी चिपक जाती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोलक्स फॉर्मेशन, ठीक है। इस कंडीशंस को आरबीसी जो होती है वो सिक्के जैसी एक दूसरे से चिपक जाती है, इसको हम बोलते हैं रोलक्स फॉर्मेशन। ये किस बीमारी में किस कंडीशंस में देखने को मिलता है? तो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशंस में रोलक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। रीड स्टेनबर्ग सेल कहाँ देखने को मिलते हैं? रीड स्टेनबर्ग सेल हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलते हैं। तो ये बीमारियां भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहाँ देखने को मिलेगा सर? सीएमएल के अंदर देखने को मिलेगा। और टारगेट सेल किस में देखने को मिलते हैं? तो थैलेसीमिया हो गया, लिवर डिजीज हो गया, इनके अंदर टारगेट सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, यह चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आपके बॉडीज़ कवर हो गई, नॉर्मल रेंज कवर हो गए, बीमारी यहाँ पर कवर हो रही है, एनीमिया कवर हो रहा है, छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। बस साथ के साथ आप बने रहो, पढ़ते रहो, ठीक। सिकल सेल कहाँ देखने को मिलेगा? सिकल सेल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलते हैं। सिकल का क्या मतलब होता है सर? हंसुआ, आपने देखा ना, हंसिया, तो हंसियाकार होता है। इसमें आरबीसी क्या होती है? आरबीसी का नॉर्मल शेप कैसा होता है वो याद होना चाहिए, बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो सिकल सेल एनीमिया में आपका आरबीसी जो होती है वो हंसियाकार हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। सिकल सेल से रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया जो होती है इसके पेशेंट्स कौन से बीमारी से रोग मुक्त होते हैं, ठीक है। तो इनके पेशेंट्स में मलेरिया नहीं हो सकता। मलेरिया क्यों नहीं हो सकता सर? अब आपको पता है जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए सर? 2 होस्ट चाहिए। 2 होस्ट में एक होस्ट क्या होता है सर? पहला होस्ट होता है सर ह्यूमन, मॉस्किटो, मॉस्क्विटो, और दूसरा होस्ट होता है सर ह्यूमन। सिंपल सी बात, मॉस्किटो में कौन? फीमेल एनाफिलीज और ह्यूमन, ठीक है। अब ह्यूमन में जब ये आता है आपका प्लाज्मोडियम, तो ह्यूमन के आरबीसी में चला जाता है, ठीक है। स्पोरोजोइट्स आरबीसी में बनाता है। अब आरबीसी का शेप अगर पहले से हंसियाकार है तो इसमें से वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा क्या सर? नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात। तो जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स होते हैं इनमें आपका वो मलेरिया होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। आवर रॉड्स किस में देखने को मिलते हैं? आवर रॉड्स जो होते हैं वो एएमएल, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर आवर रॉड्स देखने को मिलते हैं। बोन मैरो की एस्पिरेशन साइट क्या होती है? तो एडल्ट में जो बोन मैरो की एस्पिरेशन साइट होती है इलियक क्रिस्ट होती है। बोन मैरो एस्पिरेशन साइट चाइल्ड के अंदर क्या होती है सर? टीबिया होती है, ठीक है। तो दोनों याद रखना। एडल्ट के अंदर क्या थी सर? इलियक क्रिस्ट या इलियक स्पाइन बोल सकते हैं, और बोन मैरो एस्पिरेशन साइट चाइल्ड में क्या होती है सर? टीबिया होती है, ठीक है। कॉमनेस्ट ल्यूकीमिया इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर होने वाला सबसे कॉमन ल्यूकीमिया कौन सा होता है सर? CLL, ठीक है। और कॉमनेस्ट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर होने वाला सबसे कॉमन ल्यूकीमिया क्या होता है? ALL, ठीक। पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब होता है? पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी मास बढ़ना, ठीक है। इंक्रीज आरबीसी मास, आरबीसी का मास बढ़ जाए, इस कंडीशंस को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। अब सिंपल सी बात है, पॉली का क्या मतलब होता है सर? बहुत ज़्यादा। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और साइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी, ठीक है, यानी ब्लड, ठीक है। और ब्लड का आरबीसी का मास यानी आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। थैलेसीमिया मेजर अनदर नेम, थैलेसीमिया मेजर का एक और नाम क्या है? कुलीज एनीमिया, ठीक है। तो थैलेसीमिया मेजर का एक और नाम होता है जो होता है कुलीज एनीमिया। हेमाटोक्रिट का नॉर्मल रेंज क्या होता है? हेमाटोक्रिट नॉर्मल मेल में होता है 40 to 50%, हेमाटोक्रिट नॉर्मल रेंज इन फीमेल 35 to 45%। MCV का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सर? 80 से लेकर 100 FL। रेंज जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रेंज मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि हीमेटोलॉजी से रेंज आते हैं, ठीक है। फिर वापस से चलते हैं ब्लड बैंक पे, वापस से देखते हैं ब्लड बैंक का कुछ क्वेश्चंस। MCH नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सर? 27 से लेकर 32 पिकोग्राम। MC80 का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 32 से 36 ग्राम पर ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंटी कोगुलेंट इन हेमाटोलॉजी सैंपल। हेमाटोलॉजी के अंदर एंटी कोगुलेंट हम किस में लेते हैं सर? EDTA इस्तेमाल करते हैं। हेमाटोलॉजी के अंदर जब भी हम एंटी कोगुलेंट इस्तेमाल करेंगे तो हेमाटोलॉजी के अंदर हम EDTA इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। इस वायल का कलर कैसा होता है? कलर कैप जो होता है वो होता है लेवेंडर कलर का, ठीक है। कलर ऑफ EDTA वैक्यूटेनर पर्पल कलर का होता है या लेवेंडर कलर का होता है, ठीक है। कलर ऑफ सोडियम साइट्रेट वैक्यूटेनर, सोडियम साइट्रेट वैक्यूटेनर का कलर कैसा होता है सर? ब्लू कैप का होता है, नीला कलर का होता है। कलर ऑफ फ्लोराइड वैक्यूटेनर ग्रे कैप का होता है। अब यूजेस सुनो, EDTA का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं सर? अपने जितने भी सेल्स काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं EDTA इस्तेमाल करते हैं। सोडियम साइट्रेट का कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? सोडियम साइट्रेट का इस्तेमाल हम कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए करते हैं। फ्लोराइड वैक्यूटेनर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? शुगर रीडिंग के लिए करते हैं, ठीक है, यानी सोडियम फ्लोराइड होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। प्लेन वैक्यूटेनर का कैसा होता है सर? रेड कैप का होता है, ठीक।
सिट्रेट और ब्लड का रेशियो इन कोएगुलेशन सैंपल कितना होना चाहिए, कोएगुलेशन सैंपल में सिट्रेट और ब्लड का रेशियो कितना होना चाहिए, तो 1:9 होना चाहिए, ठीक है, यानी 9 ब्लड में 1 सिट्रेट मिला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। क्रॉस मैच का प्रिंसिपल बता दो सर। क्रॉस मैच किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर क्रॉस मैच आधारित है। फर्स्ट स्टेप इन ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग का पहला स्टेप क्या होता है, फॉरवर्ड टाइपिंग होती है, और फॉरवर्ड टाइपिंग क्या डिटेक्ट करती है, एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक, तो फॉरवर्ड टाइपिंग डिटेक्ट करता है एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी सरफेस एंटीजन फॉरवर्ड टाइपिंग डिटेक्ट करता है, ठीक। रिवर्स ग्रुपिंग क्या डिटेक्ट करता है, रिवर्स ग्रुपिंग एंटीबॉडीज इन सीरम। दोनों में डिफरेंस याद रखना, जो रिवर्स टाइपिंग होती है ये एंटीबॉडीज इन सीरम डिटेक्ट करता है। लैंड स्टीनर्स क्या रूल है, लैंड स्टीनर का क्या नियम है, एब्सेंस ऑफ एंटीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, ये होता है लैंड स्टीनर का लॉ। तो लैंड स्टीनर का लॉ होता है एब्सेंस ऑफ एंटीजन और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। अगर एंटीजन एब्सेंट है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ये लैंड स्टीनर का नियम है, ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी से क्या होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या कॉज करती है, तो हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न HDN जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, ठीक है, मान लो कोई RH नेगेटिव मदर है और उसका बच्चा RH पॉजिटिव अगर पहला पैदा हो गया, अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब उसका प्लेसेंटा से अगर ब्लड का आदान प्रदान हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, मदर के अंदर पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं, और उसका बच्चा अगर दूसरा बच्चा भी अगर पॉजिटिव आया तो वो क्या करेगी, उसकी मदर की जो सेल्स होंगी उसको मार देंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं HDN डिजीज, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी से ये इशू आता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HDN RH इनकम्पैटिबिलिटी। और फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब हुआ था सर, 1818 में हुआ था बाई जेम्स बंडेल द्वारा, ठीक है। ये सारी चीज़ ध्यान रखना। पहला सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहली रक्त चढ़ाने की तारीख जो है वो 1818 है और जेम्स बंडेल द्वारा, ठीक है। कोल्ड एग्लूटिनेशन कब रिएक्ट करता है, कोल्ड एग्लूटिनेशन किस टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करता है। अब देखो क्वेश्चन आएगा तो अब बिल्कुल ध्यान लगा लेना, कोल्ड मतलब ठंडा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होता है, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वार्म एंटीबॉडी कब रिएक्ट करता है, तो 37 डिग्री पर वार्म एंटीबॉडी रिएक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, सेल्फ लाइफ ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट की सेल्फ लाइफ कितनी होती है सर, 5 दिन की होती है। और FFP की सेल्फ लाइफ कितनी होती है सर, 1 साल तक की होती है। अगला क्वेश्चन, सेल्फ लाइफ ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट की सेल्फ लाइफ 1 साल तक की होती है। और RH प्रोफाइलेक्सिस ड्रग, RH प्रोफाइलेक्सिस में कौन सी दवा दी जाती है, RH प्रोफाइलेक्सिस ड्रग क्या होता है, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। डोज ऑफ एंटी-डी प्रोफाइलेक्सिस, एंटी-डी प्रोफाइलेक्सिस का डोज कितना होना चाहिए, 300 माइक्रोग्राम पर एम, ठीक है। विंडो पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का विंडो पीरियड कितना होता है, 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का होता है हेपेटाइटिस बी का विंडो पीरियड। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर HIV, HIV के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक। तो वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है HIV के लिए। ब्लीडिंग टाइप क्या मेजर करता है, ब्लीडिंग टाइम किससे नापते हैं, तो प्लेटलेट फंक्शन द्वारा ब्लीडिंग टाइम नापते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, अच्छा ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम दोनों का मेथड जरूर याद रखना। तो ब्लीडिंग टाइम किसके द्वारा हम देखते हैं, ड्यूक मेथड द्वारा लगाते हैं। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम का कितना होता है सर, 2 से लेकर 5 मिनट तक का होता है। और क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, 5 से लेकर 11 मिनट तक का होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT कितना होना चाहिए, 11 से 16 सेकेंड तक का होना चाहिए। सामान्य PT रेंज 11 से 16 सेकेंड होना चाहिए। अच्छा, जो टेस्ट लगाते हो PT-INR, ठीक है, तो उसमें INR का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी सोचा, INR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है। तो PT-INR में PT 11 से 16 सेकेंड का होता है नॉर्मल रेंज, और INR का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है सर, 1.5 से लेकर 4.5 लाख पर mm3। सामान्य प्लेटलेट काउंट 1.5 से 4.5 लाख पर mm3 होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का क्या मतलब होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स प्लेटलेट काउंट लेस देन 1.5 लाख हो जाए तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। हीमोफीलिया इनहेरिटेशन पैटर्न क्या होता है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो हीमोफीलिया होता है ये किस इनहेरिटेंस पैटर्न से होता है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है हीमोफीलिया, ठीक। विटामिन के रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फैक्टर, विटामिन के किसके सिंथेसिस के लिए क्या कौन से फैक्टर चाहिए, सेकेंड फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। एंटी कोगुलेंट फॉर PT टेस्ट, PT टेस्ट के लिए कौन सा एंटी कोगुलेंट इस्तेमाल करते हैं सर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए तो वो होता है सोडियम साइट्रेट, ठीक है। एंटी कोगुलेंट फॉर ESR, ESR के लिए सोडियम साइट्रेट इस्तेमाल करते हैं।
किसके द्वारा? अगर हमें करना हो वेस्टर्न गेन द्वारा, ठीक है। अगर हमें विंट्रोप से करना हो तो ईडीटीए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीकोगुलेंट, ठीक। एंटीकोगुलेंट फॉर सीबीसी के लिए ईडीटीए इस्तेमाल करते हैं, सबको पता है। फैक्टर फर्स्ट क्या होता है? फिब्रिनोजेन। फैक्टर सारे नाम याद होने चाहिए, देखो इकट्ठा मैंने दे दिए हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फैक्टर 1 को क्या बोलते हैं? फिब्रिनोजेन बोलते हैं। फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। फैक्टर 3 को हम बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। फैक्टर 4 को हम कैल्शियम बोलते हैं। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है। फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी होता है, ठीक है। फैक्टर आपका 12 आसो का, फैक्टर 12 को हम और क्या कहते हैं? हैगमैन फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर 13 का क्या फंक्शन होता है? फिब्रिन स्टेबलाइजेशन, फिब्रिन को स्थिर करता है। वॉन विलेब्रैंड डिजीज, ठीक है। वॉन विलेब्रैंड डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलेब्रैंड फैक्टर, ठीक है। वॉन विलेब्रैंड फैक्टर के अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इस पे कौन सी बीमारी हो जाएगी? वॉन विलेब्रैंड डिजीज हो जाएगी। पीटी प्रोलॉन्ग इन डेफिशिएंसी, और पीटी कब बढ़ जाता है? किस फैक्टर की कमी में बढ़ता है? तो फैक्टर 7 की कमी में पीटी बढ़ जाता है। एपीटीटी कब प्रोलॉन्ग होता है? एपीटीटी किसकी कमी में बढ़ता है? तो फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12, ठीक है, इनकी कमी में एपीटीटी बढ़ जाता है। मिक्सिंग स्टडी ऑफ क्या? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी वर्सेस इनहिबिटर। मिक्सिंग स्टडी किसके लिए करते हैं? फैक्टर की डेफिशिएंसी और इनहिबिटर अलग अलग करने के लिए, ठीक। कार्ल एंड स्टेनर डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुप। जो कार्ल एंड स्टेनर थे तो पता है, लेकिन इन्होंने ब्लड ग्रुप कब खोजा था? तो 1900 में खोजा था। आरएच फैक्टर कब खोजा गया था? तो 1940 में खोजा गया था। देखो ये सारी मैं सन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एम्स का एग्जाम है, ठीक है, तो इसमें जीके भी आपसे पूछा जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन जीके के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं जनरल साइंस के अंदर, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर। बॉम्बे ब्लड ग्रुप पहली बार कहाँ मिला था? तो 1952 में मुंबई में मिला था। अब नाम ही है बॉम्बे तो सिंपल सी बात है, मुंबई में मिला था 1952 में, ठीक है। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कौन सा होता है? अब सुनो, ये हमने देखा है यूनिवर्सल ब्लड डोनर और ब्लड रिसेप्टर, ठीक है। अब प्लाज्मा का भी याद रखना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, अपोजिट हो जाता है। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर होता है AB और यूनिवर्सल प्लाज्मा रेसिपिएंट कौन ग्रुप होता है? तो O होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। माइनर क्रॉस मैच इंपॉर्टेंस टुडे। माइनर क्रॉस मैच का आज क्या महत्व है? बहुत कम है, बहुत रेयरली किए जाते हैं माइनर क्रॉस मैच, ठीक है, ज़्यादातर मेजर किए जाते हैं। मेजर क्रॉस मैच का क्या इंपॉर्टेंस है? मेजर क्रॉस मैच क्यों जरूरी है? ऑलवेज इसेंशियल होता है, ठीक है। हर ट्रांसफ्यूजन से पहले मेजर क्रॉस मैच लगाना जरूरी है। लिस यूज इन ब्लड बैंक फॉर। ब्लड बैंक में लिस का प्रयोग क्यों करते हैं? तो एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए हम लिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एंटीग्लोबुलिन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? एंटीग्लोबुलिन टेस्ट का दूसरा नाम होता है कूम्स टेस्ट। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। डैट का फुल फॉर्म बताओ? DAT। तो डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट को हम बोलते हैं डैट, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। IAT का फुल फॉर्म बताओ? तो इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। तो इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट को IAT और डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट को डैट बोलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ IAT इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट का फुल यूज बताओ? तो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग हो गई, क्रॉस मैच हो गया, यहाँ पर IAT का इस्तेमाल करते हैं। पैक्ड रेड सेल या हीमेटोक्रिट। तो पैक्ड रेड सेल का हीमेटोक्रिट कितना होता है? 65 से लेकर 80% होता है। ल्यूको रिड्यूस ब्लड किसके लिए देते हैं? ल्यूको रिड्यूस ब्लड यानी ल्यूकोसाइट, यानी हमने WBC क्या कर दी? ब्लड में रिड्यूस कर दी। अब ये ब्लड हम किसको दे सकते हैं? तो फेब्राइल रिएक्शन को रोकने के लिए ऐसा ब्लड हम देते हैं, प्रिवेंट फेब्राइल रिएक्शंस, क्लियर बात है। इरेडिएटेड ब्लड किसको दिया जाता है? इरेडिएटेड ब्लड क्यों दिया जाता है? तो प्रिवेंटिंग GVHD को रोकने के लिए इरेडिएटेड ब्लड दिया जाता है। अब GVHD क्या है सर? GVHD पूछोगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ठीक है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, इसको बोलते हैं GVHD, और इसकी प्रिवेंशन के लिए हम इरेडिएटेड ब्लड देते हैं। विंडो पीरियड फॉर HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस का विंडो पीरियड कितना होता है? 6 से लेकर 12 हफ्ते तक का होता है। विंडो पीरियड ऑफ HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, इसका विंडो पीरियड 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का होता है। नेट टेस्ट का फुल फॉर्म बताओ? तो नेट टेस्ट का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, ठीक है। नेट टेस्टिंग होती है न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होती है। और नेट टेस्ट से हम क्या डिटेक्ट करते हैं? तो नेट टेस्ट द्वारा हम वायरल RNA या DNA को डिटेक्ट करते हैं। नेट किससे डिटेक्ट करता है? वायरल RNA या DNA को। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर HIV स्क्रीनिंग। HIV स्क्रीनिंग के लिए सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है? तो वो नेट होता है, ठीक है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग पैनल कंटेंट। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग पैनल में क्या होता है? O ग्रुप RBC होती है। विंडो पीरियड ऑफ सिफिलिस, विंडो पीरियड कितना होता है सिफिलिस का? 3 से लेकर 6 हफ्तों तक का होता है। मलेरिया स्क्रीनिंग इन डोनर ब्लड,
डोनर ब्लड में मलेरिया की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा या माइक्रोस्कोपी द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ब्लड बैंक इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन, भारत का पहला ब्लड बैंक कब और कहाँ बना, तो कोलकाता में 1942 में भारत का पहला ब्लड बैंक बना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हीमेटोलॉजी से देखते हैं। नॉर्मल आरबीसी काउंट मेल के अंदर कितना होना चाहिए, 5 से लेकर 6 मिलियन पर MM3। देखो आरबीसी में और आपके प्लेटलेट्स में और WBC में, तीनों में रेंज जो होती हैं डिफरेंस होती हैं, और इनका जो मात्रक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आरबीसी में हो गया मिलियन में, ठीक है, 5 से लेकर 6 मिलियन पर MM3। नॉर्मल आरबीसी काउंट फीमेल में कितना, तो 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर MM3, ठीक है। आरबीसी काउंट डिक्रीज कब होता है, आरबीसी काउंट कब कब हो जाता है, तो एनीमिया के कंडीशंस में आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। आरबीसी काउंट इंक्रीज इन, आरबीसी काउंट कब बढ़ता है, तो पॉलीसाइथीमिया मैंने बताया था, पॉली मतलब बढ़ जाना और साइथीमिया मतलब आरबीसी। आरबीसी का बढ़ जाना, आरबीसी काउंट कब बढ़ जाता है, पॉलीसाइथीमिया की कंडीशंस में बढ़ जाता है, और कब कम होता है, तो इस कंडीशंस को बोलते हैं एनीमिया, ठीक है, यानी ब्लड की कमी। पोइकिलोसाइट्स का क्या मतलब होता है, पोइकिलोसाइट्स का मतलब होता है वेरिएशन इन आरबीसी से, आरबीसी के आकार में अगर अंतर दिखाई दे, वेरिएशन दिखाई दे, इसको बोलते हैं पोइकिलोसाइट्स, ठीक है। एनिसोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, एनिसोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, तो वेरिएशन इन आरबीसी साइज, शेप में अगर डिफरेंस है तो पोइकिलोसाइटोसिस बोलेंगे, और अगर साइज में डिफरेंस है तो एनिसोसाइटोसिस बोलेंगे, ठीक है। स्फेरोसाइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में स्फेरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में स्फेरोसाइट्स देखने को मिलते हैं। एलिप्टोसाइट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हेरिडेटरी एलिप्टोसाइटोसिस के अंदर एलिप्टोसाइट्स देखने को मिलते हैं। टीयर ड्रॉप सेल कहाँ देखने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टीयर ड्रॉप सेल्स आपको माइलोफाइब्रोसिस के अंदर देखने को मिलेंगी। सिस्टोसाइट्स कहाँ देखने को मिलेंगी, तो DIC TTP के अंदर सिस्टोसाइट्स देखने को मिलेंगी। हाइपोक्रोमिक आरबीसी कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसी कैसी होगी, हाइपोक्रोमिक होगी, माइक्रोसिटिक होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। मैक्रोसिटिक, ठीक है, मैक्रोसिटिक आरबीसी कब देखने को मिलेगी, तो B12 या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में मैक्रोसिटिक एनीमिया में मैक्रोसिटिक आरबीसी देखने को मिलेगी। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कब देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कब देखने को मिलेगा, तो एक्यूट ब्लड लॉस, यानी अचानक से कट पिट जाए और ब्लड लॉस हो जाए, तो इसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है। देखो इसमें कोई बीमारी तो है नहीं, आपके कटने पिटने चोट लगने से ब्लड की हानि हुई है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। बेसोफिलिया कहाँ, बेसोफिलिया किस में होता है, तो CML के अंदर होता है। न्यूट्रोफिलिया कब होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिलिया होता है। लिम्फोसाइटोसिस कब होगा, वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइटोसिस होगा। इस्नोफिलिया कब होगा, इस्नोफिलिया एलर्जी में बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन परजीवी संक्रमण के अंदर बढ़ेगा। मोनोसाइटोसिस कब ऑकर होगा, मोनोसाइटोसिस ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ऑकर होता है। एप्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो बोन मैरो फेलियर की कमी से एप्लास्टिक एनीमिया में होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिफेक्ट, सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है, तो बीटा चेन में म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जो सिकल सेल एनीमिया है ये किस जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो बीटा चेन में म्यूटेशन आ जाने की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया का जेनेटिक डिफेक्ट क्या होता है, तो ग्लोबिन चेन सिंथेसिस डिफेक्ट, ठीक है, ग्लोबिन चेन में सिंथेसिस डिफेक्ट आने की वजह से थैलेसीमिया होता है। G6PD डेफिशिएंसी इनहेरिटेंस, ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी किस इनहेरिटेंस पैटर्न से होती है, तो ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, बचपन का सबसे कॉमन ल्यूकीमिया क्या होता है, ALL होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया, सबसे कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया क्या होता है, वो CLL होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। हेयरी सेल ल्यूकीमिया का क्या मार्कर होता है, हेयरी सेल ल्यूकीमिया का मार्कर होता है ट्रैप पॉजिटिविटी, ठीक है। और फिर ब्लड बैंक के कुछ लास्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। डोनर एज लिमिट फॉर ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए डोनर की एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सर 18 से लेकर 65 साल तक की होनी चाहिए। मिनिमम हीमोग्लोबिन फॉर ब्लड डोनर, ब्लड डोनर के लिए मिनिमम हीमोग्लोबिन का रेंज कितना होना चाहिए, 12.5 ग्राम पर DN, इतना होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वेट फॉर डोनर, वेट का नॉर्मल डोनर का नॉर्मल वेट 45 से 50 किलोग्राम होना चाहिए। मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोनेशन, 2 ब्लड डोनेशन के बीच मिनिमम कितने दिन का गैप होना चाहिए, तो 3 मंथ्स का, 3 महीने के बाद ही आप वापस से ब्लड डोनेट कर सकते हो। मैक्सिमम ब्लड वॉल्यूम क्या डोनेट करना चाहिए, एक बार में हम कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 350 से लेकर 450 ml तक, ठीक है। डोनर नॉट एक्सेप्टेड इफ BP, देखो डोनर का BP कितना हो, 180 और 100,
ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 180 और 100 से अगर ज़्यादा है तो वो डोनर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन कैन डोनेट ब्लड, क्या प्रेग्नेंट महिला डोनेट कर सकती है ब्लड को? क्या गर्भवती महिला ब्लड डोनेट कर सकती है? सर बिल्कुल नहीं कर सकती है। ब्लड ग्रुपिंग फॉरवर्ड टाइपिंग क्या डिटेक्ट करता है? फॉरवर्ड टाइपिंग से क्या डिटेक्ट होता है? तो एंटीजन या आरबीसी, ठीक है। एंटीजन और आरबीसी सरफेस एंटीजन ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग द्वारा डिटेक्ट करते हैं। और रिवर्स टाइपिंग क्या डिटेक्ट करता है? एंटीबॉडी इन सीरम। दोनों में डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग द्वारा हम एंटीजन और आरबीसी देखते हैं और रिवर्स ग्रुपिंग द्वारा हम एंटीबॉडी इन सीरम देखते हैं, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? OH फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को OH फिनोटाइप बोलते हैं। एनटीडी प्रोफाइल एक्सिस कब दी जाती है? एनटीडी प्रोफाइल एक्सिस एट 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी दी जाती है। 28वें हफ्ते गर्भावस्था में एनटीडी प्रोफाइल एक्सिस दी जाती है। क्रॉस मैच मस्ट बी डन बिफोर एवरी, हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या जरूरी है? क्रॉस मैच जरूरी है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्रॉस मैच जरूरी है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज TTI आपने सुना होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। तो सबसे कॉमन क्या होता है? वो हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक। टेस्ट फॉर मलेरिया इन डोनर, डोनर में मलेरिया टेस्ट कैसे होता है? रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा होता है। HIV 4th जनरेशन टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? HIV 4th जनरेशन टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? P24 एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, ठीक। एलाइजा टेस्ट में कब इस्तेमाल किया जाता है ब्लड बैंक के अंदर? HIV, HBsAg, HCV स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा इस्तेमाल करते हैं। फुल फॉर्म क्या एलाइजा का? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV की कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होती है? वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक होती है। क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या होता है? फैक्टर 8, फैक्टर वॉन विलेब्रॉन फैक्टर होता है, फाइब्रिनोजेन होता है क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर। प्लेटेट स्टोरेज कंसनट्रेट स्टोरेज, प्लेटेट कंसनट्रेट कहाँ स्टोर होते हैं? 20 से 24 डिग्री पर विद एजिटेशन, यानी प्लेटेट को हम स्टोर करते हैं 20 से लेकर 24 डिग्री पर एजिटेशन, ऐसे हिलाते हुए। आपने देखा होगा एजिटेटर मशीन, उसमें ऐसे प्लेटलेट रूम टेम्परेचर पर हिलते रहते हैं। होल ब्लड कहाँ स्टोर किया जाता है? सर 2 से 6 डिग्री पर स्टोर करते हैं। FFP -30 डिग्री पर स्टोर करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट -30 पर स्टोर करते हैं। और सेल्फ लाइफ ऑफ PRBC इन CPDA, PRBC की सेल्फ लाइफ CPDA के अंदर 35 दिनों की होती है। सेल्फ लाइफ ऑफ PRBC इन ACD, PRBC की ACD में सेल्फ लाइफ 21 दिनों की होती है। इंडियाज़ फर्स्ट वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कब स्टार्ट हुआ? भारत में पहला वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कब शुरू हुआ? तो 1942 में कोलकाता में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका हीमेटोलॉजी और ब्लड बैंक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होते हैं, ये भी खत्म। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको अच्छे से रिवाइज हो गई होगी, आपको तैयार हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हैं, तो आप एग्जाम में 100% अच्छा करके आओगे, ठीक है। अभी जो बच्चों को टफ लग रहा होगा वो 2 से 3 बार वीडियो को देख लो, आप हर एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में, और कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटे से कम का वीडियो है, ठीक है। मान लो 1 घंटे का ही ले लो, 2 से 3 बार देखो तो 2 से 3 घंटे आपके जाएंगे। दिन में एग्जाम आपके 2-3 दिन बचे हैं तो इतना दे सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल ज्वाइन करके रख लेना। नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।